नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। देहरादून में दशहरा के उपलक्ष्य में हामरो दशहरा सांस्कृतिक महोत्सव। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। वीर नारियों और माताओं को किया सम्मानित। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विजयदशमी को होने वाले कार्यक्रमों की दी जानकारी। पहली बार 50 फीट के रावण का किया जाएगा दहन। रामनगर में अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान शुरू। नैनीताल के डीएम के निर्देश पर काटे गए कई चालान। लावारिस फड़ को भी किया गया जब्त। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर डीके श्रीवास्तव विदेश में आयुर्वेद का कर रहे प्रचार प्रसार। वर्कशॉप के साथ जटिल बीमारियों का कर रहे इलाज। गोल्ड मेडलिस्ट चिकित्सक से प्रभावित हुए विदेशी। मुख्यमंत्री के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत कार्रवाई। थल के सौंगांव में अवैध भांग की खेती को किया नष्ट। लोगों को नशे से होने वाले कुप्रभाव के प्रति किया जागरूक। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे देहरादून से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। सीएम धामी ने किया आर्थिकी और पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन के लिए नवाचार, तकनीकी, वित्तीय स्वायत्तता और साक्षरता अभियान पर बनाई रणनीति। पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए जनता को देना होगा अपना विशेष योगदान। विकास के साथ ही पर्यावरण संतुलन पर विशेष ध्यान दे रही राज्य सरकार। सीएम धामी की विभागों से अपेक्षा। त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम पर सभी विभाग तेजी से करेंगे कार्य। नवरात्रि के पावन पर्व पर संकल्प लेकर राज्य में आर्थिकी और पारिस्थितिकी में संतुलन बनाकर करे कार्य। राज्य की आर्थिकी और पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए प्रत्येक स्तंभ के लिए बनाई 3 सूत्रीय रणनीति। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गोरखाली सुधार सभा की तरफ से दशहरा के उपलक्ष्य में आयोजित हामरो दशहरा सांस्कृतिक महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने वीर नारियों और वीर माताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दशहरे की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गोरखाली सुधार सभा विगत कई वर्षों से समाज हित और उत्थान के प्रति अनवरत कार्यरत है। भारतीय सेना में गोरखाली समाज का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम गोरखाली सुधार सभा कर रही है। गोरखाली सुधार सभा कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज ने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया है। इसके लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। पापा जी यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अभी अध्यक्ष जी मेरे पास आए थे कि इसके अंदर साउंड की व्यवस्था होनी चाहिए, हम सुनिश्चित करेंगे। वर्षे से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो कोर्ट का आदेश होगा। इस क्षेत्र का जनसेवक के नाते मेरी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना, पूरा करूंगा। वर्षे से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में इस बार 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। सीएम धामी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा का जताया आभार। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होना बड़ा अवसर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान सामने आया। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। देश के राज्यों में हुई राष्ट्रीय खेलों का लिया जाएगा अनुभव। देवभूमि में देश दुनिया के खिलाड़ी आकर लेंगे उत्तराखंड से अच्छा अनुभव। आने वाले समय में उत्तराखंड देवभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी होगी पहचान। से मिला था ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं, और उनसे हमने निवेदन किया कि लंबे समय से हमारे यहाँ क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था, तो उसके लिए कल उन्होंने तिथि घोषित कर दी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित किए जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं पीटी उषा जी का, ओलंपिक संघ का सबका धन्यवाद करता हूँ। और अब हम उसकी तैयारी करेंगे। हमारे सभी लोग मिलकर सभी स्थानों पर, पूरे देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं उनसे अनुभव लेते हुए और
कि हमारा खेल एक विशिष्ट हो, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में आकर लोग खिलाड़ी देश दुनिया के आएँ और एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं। साथ ही हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे उत्तराखंड के नवोदित उदयमान, जो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी हमारी इस राज्य की पहचान हो, तो ये हमारे लिए बड़ा हो। ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तिराहे से कोयल घाटी तक बनाए गए डिवाइडर और उस पर लगी लाइटों का कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकार्पण कर दिया है। बता दें कि लोकार्पण के लिए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि करीब 1.5 किलोमीटर लंबे बने डिवाइडर का निर्माण और उस पर लगी सुंदर लाइटों के लिए 2 करोड़ 33 लाख रुपए एमडीडीए ने खर्च किए हैं। डिवाइडर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए डिवाइडर के बीच में कई प्रकार की औषधियों के पौधे भी लगाए गए हैं, जिनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी एमडीडीए के अधिकारियों को दी गई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि शहर में अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य भी जल्द ही एमडीडीए करेगा, जिसमें ऋषिकेश से रायवाला तक के बीच कई सौंदर्य और निर्माण कार्य जल्दी ही धरातल पर होते हुए दिखाई देंगे। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने विजयदशमी के दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी में पहली बार 50 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। वहीं लक्की ड्रॉ के साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाएंगे और बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस दौरान लोक गायक भी अपनी प्रस्तुति देंगे। उन्होंने कहा कि दशहरा मेले को भव्य बनाने के लिए सभी का सहयोग किया जा रहा है। 12 अक्टूबर को होगा और इसका दिन में 1 बजे से शुरू होकर रात्रि 10-11 बजे तक ये रहेगा। इसका मुख्य आकर्षण रावण दहन है, जो 50 फुट से ऊंचा रावण इस बार लगाया जा रहा है, जिसका दहन प्रभु श्री राम करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत इस वर्ष मसूरी में सबको देखने को मिलेगी। त्योहारों के आते ही रामनगर की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। शहर की स्थिति को देखते हुए नैनीताल के जिला अधिकारी के निर्देश पर अवैध रूप से अतिक्रमण को हटाने के लिए रामनगर बाजार, उटपैड़ाव, रानीखेत रोड, मुख्य बाजार रामनगर में अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से रोड पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और साफ सफाई न करने के दृष्टिगत कई चालान भी काटे गए हैं। साथ ही लावारिस फड़ को जब्त कर नगर पालिका वाहन के माध्यम से कब्जे में लिया गया। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि बाजार अंतर्गत ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, एआई वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, ओटीपी एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें।
पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद विशेषज्ञ और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर डीके श्रीवास्तव तीर्थ नगरी का नाम विदेश में चमका रहे हैं। डॉक्टर डीके श्रीवास्तव आजकल आयुर्वेद की वर्कशॉप और जटिल बीमारियों का आयुर्वेद से इलाज बताने के लिए यूरोप के बेल्जियम और हॉलैंड में पहुंच गए हैं, जहां विदेशियों को डॉक्टर डीके श्रीवास्तव आयुर्वेद के बारे में गहन जानकारी देकर आयुर्वेद के महत्व के बारे में बता रहे हैं। वहीं जटिल बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में कैसे संभव है, इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। डॉक्टर डीके श्रीवास्तव ने ऋषिकेश में हमारे संवाददाता दीपक नारंग से बातचीत करते हुए बताया कि विदेशी लोग आयुर्वेद से काफी प्रभावित हैं और वो अपनी कई जटिल बीमारियों का इलाज आयुर्वेद से करवाने की इच्छा रखते हैं। ये इसीलिए संभव हो रहा है कि पहले भी कई बार विदेश में आयुर्वेद से इलाज देकर जटिल बीमारियों को जड़ से खत्म किया गया है। आयुर्वेद के इलाज से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बताया कि यूरोप के देशों में वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है। नैनीताल के डीएसबी कॉलेज के संभावित प्रत्याशी छात्र संघ चुनाव की डेट को लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति के कार्यालय के बाहर 4 दिन से भूख हड़ताल कर धरने पर बैठे थे। साथ ही उन्होंने कुलपति को चेताया था कि जब तक चुनाव की डेट डिक्लेयर नहीं होती तब तक वो भूख हड़ताल से नहीं उठेंगे। भूख हड़ताल के चलते डीएसबी कॉलेज के संभावित प्रत्याशी विश्वविद्यालय प्रतिनिधि आशीष कबड़वाल समेत 3 छात्र नेता कमजोरी के कारण बेहोश हो गए, जिसके बाद तीनों छात्र नेताओं को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती संभावित छात्र नेता आशीष कबड़वाल ने कहा कि जब तक चुनाव की डेट डिक्लेयर नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। बैठे हुए थे, 4 दिन से धंधा प्रदर्शन में हो गया था और 3 दिन हमें भूख हड़ताल में गया था। तो साथियों, आज सुबह जब मेडिकल हुआ तो मेरी शुगर कम हो गई थी। 1 बजे के टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मेरे को गाड़ी में बैठा के बीडी पांडे हॉस्पिटल लेके आए तो मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। मैं साथियों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ये धंधा प्रदर्शन चल रहा है, जो हमारी भूख हड़ताल चल रही है, ये हमारी चलते रहेगी, ये नहीं रुकेगी जब तक कि हमारे छात्र संघ की चुनाव की डेट नहीं आ जाती है।
ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में प्राइवेट वाहन से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले सतर्क हो जाएं। एआरटीओ ने चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया है। पकड़े जाने पर प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे चालकों के वाहन कब्जे में लेकर सीज किए जाएंगे और ड्राइवर का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। बता दें कि आज ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर चेकिंग कर रहे एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने स्कूली बच्चों को ले जा रहे एक प्राइवेट वाहन के चालक को यह चेतावनी दी है। बता दें कि चेकिंग के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की गई है। वहीं बिना कागजात ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 वाहनों के कब्जे में लेकर सीज भी किया गया है। एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया कि प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल उपयोग नियम विरुद्ध है। प्राइवेट वाहनों में स्कूली बच्चों को लाना ले जाना भी नियमों में शामिल नहीं है। ऋषिकेश क्षेत्र में चलती है, तो ये शुरुआत हुई इसकी रायवाला से, फिर पूरे डोईवाला होते हुए हम लोग अभी भोगपुर क्षेत्र और रानी पोखरी क्षेत्र में चेकिंग कर रहे हैं। तो अभी तक 20 चालान हो गए हैं, 2 गाड़ियां सीज हो गई हैं और अभी चेकिंग जारी है। उसमें जो बच्चे हैं वो उनके स्वयं के बच्चे हैं या पड़ोसियों के बच्चे हैं, तो उनको बताया गया कि अगर वो लंबे समय तक कोई बच्चे ले जाने का कार्य कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि इसको कमर्शियल करवा लें। जी, ये अभियान लगातार जारी रहेगा और रोज कार्रवाई हो रही है। मीडिया के माध्यम से हम आप लोगों को बताते भी रहते हैं और मैं मीडिया से यही अनुरोध करूंगा कि जो मैसेज हमारा है कि लोग सड़क पर सुरक्षित चलें, अपने वाहन के सारे कागज पूरे करके चलें और सेफली वाहन चलाएं। लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग थी कि मसूरी में बाहर से आने वाले लोगों का सत्यापन किया जाए। वहीं विगत दिनों लाइब्रेरी चौक पर चाय प्रकरण को लेकर शहर का माहौल बिगड़ने के हालात पैदा हुए थे। इसके बाद मसूरी पुलिस की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाया गया। मसूरी क्षेत्र में लाइब्रेरी चौक और आसपास के गड्डी खाना कबाड़ी क्षेत्र में पुलिस और पीएससी की ओर से मय फोर्स के साथ सघन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाते हुए, जिसमें वेरिफिकेशन न करने वाले और नाम पता छुपा कर रहने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। वहीं संदिग्धों को चौकी लाइब्रेरी पर बुलाकर पूछताछ की गई। पुलिस मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाएगी। पशुओं में फैलने वाली मौसमी बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। पुरोला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार ने पुरोला क्षेत्र के गांव-गांव जाकर शिविर के माध्यम से पशुपालकों को पशुओं से संबंधित कई गंभीर और संक्रामक बीमारियों की जानकारी के साथ बचाव के उपाय बताए। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि मौसम बदलने के साथ ही गाय, बैल, भैंस, बकरी के अलावा घोड़े, गधे आदि और पालतू पशुओं को खुरपका और मुंह पका रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। इनके बचाव के लिए पशुओं का समय से टीकाकरण कराए जाना जरूरी है। सरकार की ओर से पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। पशु चिकित्सक ने कहा कि ऐसी बीमारियों के लक्षण दिखते ही बीमार पशु को तत्काल पशु अस्पताल ले जाएं और चिकित्सक की सलाह से उपचार कराएं। इस संबंध में पशुपालकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। पशुओं में होने वाली मौसमी बीमारियों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। पशुपालकों को लगातार उपयोगी सलाह दी जा रही है। थल के सौगांव में अवैध रूप में 6 नाली में उगाई जा रही अवैध भांग की खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया। साथ ही पुलिस टीम ने लोगों को नशे से होने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूक भी किया। थल थाना अध्यक्ष अंबी राम आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। निकट भविष्य में पुलिस नशे के खिलाफ इस तरह के कई अभियान चलाएगी। साथ ही लोगों को जागरूक करने के साथ सख्त कार्रवाई भी करेगी। रामलीला देखने के दौरान जमीनी विवाद में भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि 2 दिन पहले हल्द्वानी में रामलीला देखने के दौरान दिनेश चंद्र नैनवाल ने अपने चचेरे भाई उमेश नैनवाल की जमीनी विवाद के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जमीनी विवाद की पूरी वजह जानने के लिए पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। आरोपी के जल्द गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 2500 का इनाम दिया गया है।
इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। साधना प्लस न्यूज की बड़ी खबर का असर होता हुआ दिखाई दिया है। साधना न्यूज टीवी चैनल की खबर का असर हुआ है। कल शाम अवैध निर्माण को लेकर खबर चलाई गई थी। साधना टीवी जनहित में अवैध निर्माणों का लगातार खुलासा कर रहा है। ऋषिकेश के वीरभद्र मार्ग गली नंबर 4 में बन रही अवैध बहुमंजिला इमारत को एमडीडीए ने किया सील। सहायक अभियंता शशांक, जेई हितेंद्र शर्मा, सुपरवाइजर वीरेंद्र खंडूरी और सतीश कुमार पुलिस की मौजूदगी में अवैध बहुमंजिला इमारत को सील किया गया है। दिन रात अवैध निर्माण का काम चल रहा था। एमडीडीए और एनजीटी के मानकों का उल्लंघन हो रहा था। सहायक अभियंता शशांक के अवैध निर्माणकर्ताओं को 2 टूक अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी लगातार अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाइयां होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए कमल, वाकई हमारी खबर का असर हुआ है। प्रमुखता से हमने एक खबर दिखाई थी। अब इस मामले को लेकर आगे क्या जानकारी है? हाँ बिल्कुल, भावना कहे तो जो कल हमने खबर चलाई थी, लगातार हम यही दिखा रहे हैं कि जो हमने कल खबर गया उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। और आज ही एमडीडी की टीम ने जाकर वहां पर उस अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है। तो वही अब लगातार हम जनहित की खबरें लगातार चलाते रहते हैं। कहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, कहाँ बाहुबली लोग, जो धन बल वाले लोग जो हैं वो बिना नक्शा पास का है लगातार नियमों को साथ पे रखे अवैध निर्माण करते रहते हैं। और कल इसी को लेकर हमने खबर चलाई थी। मैरीन ड्राइव के बिल्कुल पास गंगा जी के किनारे जहां एनजीटी के मानकों और एमडीडी के मानकों के विरुद्ध निर्माण चल रहा था, कल हमने जब देर शाम खबर चलाई तो उसके बाद एकदम कहें तो विभाग जागा और आज ही सुबह दोपहर बाद जाके उन्होंने उस अवैध निर्माण को सील कर दिया। जी कमल, वैसे तो आपने सही कहा, नियमों को ताक पर रखकर बाहुबली लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं, लेकिन क्या खबर दिखाने का इंतजार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है? जब दिन रात निर्माण किया जा रहा था तो फिर तब प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया? हाँ बिल्कुल, कहें भावना कहें लगातार कहीं ना कहीं जब ये चीजें होती हैं तो लगातार लोग हल्ला जुलूम मचाते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं जब मीडिया में इन चीजों को निकल के आता है और कोई बहुत बड़ी चीजें निकल के आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन और विभाग जरूर जागता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार किस प्रकार यहाँ पर एक कार्रवाई हुई है, जिसके बाद आज प्रशासन जागा और इस अवैध निर्माण को उन्होंने सील कर दिया है। जी कमल, अवैध निर्माण पर इस तरह की कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। ऐसे में क्या सराहनीय कदम और भी उठाए जा सकते हैं? हाँ भावना, इसमें सराहनीय कदम कुछ नहीं होता। इसमें जो नियम होते हैं, नियम के तहत यहाँ पर कार्रवाई विभाग को करनी पड़ती है। एमडीडी जो डिपार्टमेंट है लगातार कार्रवाई करता रहता है और जो यहाँ के अभियंता है, सहायक अभियंता, लगातार लोगों को बोलते भी रहते हैं कि आप यहाँ पर जो शशांक है, लगातार उनकी यही बात रहती है कि कोई अवैध निर्माण ना करे और जो एमडीडी से नक्शे पास है उन्हीं के अनुसार कार्रवाई करे। लेकिन उसके विरोध भी लगातार लोग यहाँ पर बिना नक्शे पास निर्माण करते रहते हैं, जो बिल्कुल मानकों के विरुद्ध होता है। और वैसे भी मां गंगा के किनारे तो निर्माण हो ही नहीं सकता कि जब तक एनजीटी से एनओसी ना हो और वहां के लिए कुछ ना हो तो निर्माण नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी कोई यह धन बन वाला तरीके से रात दिन जब निर्माण कर रहा था, जब मामला हाईलाइट हुआ और हल्ला मचा कहीं ना कहीं जब मीडिया में प्रकाशित हुआ तो उसके बाद विभाग जागा और उसके बाद आज इसको सील कर दिया गया है। और सील का मतलब यही होता है कि जब कोई डिपार्टमेंट इसको सील कर देता है तो उसके बाद ना कोई निर्माण कार्य होता है न कुछ हो सकता है। अगर वो निर्माण कार्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है और फिर दस्तावेजी कार्रवाई भी होती है। जी कमल, लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि हौसले इनके बुलंद ही नजर आ रहे हैं? हाँ भावना, हौसले बिल्कुल बंद रहते हैं। जो धन बल वाले लोग होते हैं, जो फंड्स वाले होते हैं, वो मानकों को दरकिनार करते हैं, नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जब इस चीज को लेकर हल्ला मचता है, कहीं ना कहीं ये मामले सुर्खियों में पहुंचते हैं तो एक जो विभाग होता है उसकी भी एक मजबूरी बन जाती है। और फिर वही स्थिति बनती है कि जब लगातार इस पर दिन रात निर्माण था, वहां लगातार लोग शिकायत कर रहे थे, लगातार शिकायतें भी हो रही थी। और जब हमें इस मामले का कल पता चला तो हमने इसको जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। तो आज हम देख रहे थे जब ये जोर शोर से मुद्दा उठाया गया तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दिया। और आज ये अवैध निर्माण जो मां गंगा के किनारे लगातार चल रहा था, मैरीन ड्राइव में छोटी सी गली में कहें तो 8 से 10 फुट की गली थी और लगातार वो निर्माण चल रहा था, जिसके बाद आज उन्होंने इस अवैध निर्माण को जो एमडीडी की टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने इसको सील कर दी। जी, बेहद ही अच्छी कार्रवाई ये प्रशासन की ओर से की गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सटीक जानकारी हम तक पहुंचाई।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।